अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हाई प्रोफाइल निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। इसके नतीजे भी आपके समक्ष विद्यमान हैं और इन नतीजों से उत्तर प्रदेश की 2024 की राजनीति, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा पूरे देश भर में, तब यूपी में भी जब होगा, तो सबसे हाई स्टेक पॉलिटिकल वैल्यू वाले प्रदेश में जनता के मन में क्या चल रहा है। 2022 के बाद ये पहली आम भिड़ंत में भारतीय जनता पार्टी सब पर 20 साबित हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या होगा 24 में, ये एक तस्वीर है। आज की हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि 2023 के ये परिणाम 2024 की तस्वीर हैं क्या, इसी विषय पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव से तस्वीर बहुत साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, योगी लहर और भगवा लहर उत्तर प्रदेश में बेहद ताकतवर, बेहद चमकीली, गाढ़ी और मजबूत हुई है। विपक्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बराबरी से चैलेंज देने की स्थिति में इस वक्त नहीं है। विशेष तौर पर बड़े शहरों में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया है। 17 से 17 नगर निगमों की सीट को जीत लेना कोई आसान बात नहीं है। ये एक बेहद ज़बरदस्त कामयाबी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी को हासिल हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने चमकते हुए स्वर्णिम काल से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी को उसके पैदाइश से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता जो उसको 2014, 2017, 2019, 2022 और अभी निकाय चुनावों से प्राप्त हुई है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त अजेय स्थिति में है। चाहे कि नगर पालिकाएं हों और चाहे नगर पंचायत हों, बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। नुकसान भी हुआ है। तमाम दिग्गज अपने अपने क्षेत्र के पालिकाएं, पंचायत हारे हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़े शहरों में बीजेपी अपनी ज़बरदस्त छाप छोड़ने में कामयाब हुई है। यानी उत्तर प्रदेश के लोगों में और विशेष तौर पर बड़े शहरों के मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है। अब आइए हम बात करते हैं अपोजिशन की। अपोजिशन में सबसे लार्जेस्ट पार्टी है समाजवादी पार्टी। हालांकि उनके पास पिछली बार भी नगर निगमों में एक भी सीट नहीं थी, लेकिन 2022 के वर्टिकल डिवीजन वाले चुनाव में ये माना गया था कि अब मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी का होगा, लेकिन बड़े शहरों में समाजवादी पार्टी बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। अधिकांश सीटों पर या तो समाजवादी पार्टी नंबर 2 की पोजीशन पर रही या फिर कांग्रेस और बसपा बीजेपी से लड़ते हुए दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी नगर पालिकाओं में और पंचायतों में भी 2017 वाला प्रदर्शन जो उसने किया था वो भी दोहराने में कामयाब नहीं हो सकी है। दरअसल अखिलेश यादव ऐसे दौर में समाजवादी पार्टी की कमान संभाली थी उन्होंने, जब इस देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त भगवा लहर, मोदी की लहर और योगी की लहर ने आगाज दे दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या है अपनी पार्टी संगठन को बचाए रखना, मजबूत रखना और अपने नियत वोट बैंक को अपने साथ कनेक्ट रखना। अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी पार्टी, उनके संगठन के लोग और उनकी पार्टी की नीतियां, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और जनता में खास तौर पर कुछ वोट बैंक में मतों का बंटवारा और फोकस्ड होकर चुनाव न लड़ना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी में भयंकर गुटबाजी है। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी समाजवादी पार्टी की गुटबाजी उसको बहुत नुकसान कर गई। भीतरघात भी समाजवादी पार्टी को बहुत हुआ, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका और पंचायतों में थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा, लेकिन अधिकांश जगहों पर समाजवादी पार्टी जो पहले जीत कराई थी उसमें भी उसे बहुत नुकसान हुआ है। बहनों भाइयों, वैसे तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रह गई है, लेकिन इस चुनाव में 3 ऐसी नगर निगम थे जहां कांग्रेस नंबर 2 की पोजीशन पर रही है, लड़ते हुए दिखाई दी। वो भी तब जब सेंट्रल लीडरशिप और बड़े नेताओं ने चुनाव से दूरी बना रखी थी और कांग्रेस कोई हाई प्रोफाइल कैंपेन या प्रचार में भी नहीं थी। कांग्रेस के लिए जो सबसे तसल्ली वाली बात इस निकाय चुनाव में निकल कर आई है कि रायबरेली को कंफर्टेबली जीत लेना। ये माना जा रहा था कि इस बार रायबरेली भी बहुत मुश्किल है, ऐसे में कांग्रेस ने
बाउंस बैक करके रायबरेली और बाकी 4 नगर पालिकाएं जीती हैं। और इस चुनाव में एक नई डिस्कवरी हुई है आम आदमी पार्टी। हालांकि नगर निगमों में कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए, हर जगह पार्टी को बहुत नुकसान हुआ और उम्मीद नहीं थी कि इतने कम वोट भी आएंगे। लेकिन उसके बाद नगर पालिका और पंचायत में आम आदमी पार्टी की एंट्री काफ़ी चौंकाने वाली रही और सबसे ज़्यादा चौंका गया रामपुर नगर पालिका आम आदमी पार्टी का जीत लेना। यानी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। 4 नगर पालिका और 9 टाउन एरिया जीत के आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी एंट्री कर ली है। लेकिन बहन भाइयों, जो दरअसल इस पूरे निकाय चुनाव के अभियान के विजेता हैं वो हैं बागी। बीजेपी भी बागियों से परेशान थी और समाजवादी पार्टी भी। इसलिए आप देखते होंगे कि नगर पालिका और टाउन में अदर्स बहुत जीत कर आए हैं। अदर्स मतलब ये वो हैं जो अपनी पार्टी का टिकट न मिलने के कारण बगावत करके खड़े हुए हैं। ये वो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने टाउन में, अपने अपने शहरों में बहुत ही पॉपुलर हैं और ताकतवर हैं। उनको उनकी पार्टी ने, जिससे उनका एफिलिएशन था, उन्होंने टिकट नहीं दिया। लिहाजा ये इंडिपेंडेंट खड़े हुए, अपनी ही पार्टी वालों को हराकर जीत कर आए। ऐसे इंडिपेंडेंट की तादाद बहुत है और अगर ये इंडिपेंडेंट इकट्ठे कर लो तो ये बीजेपी सपा दोनों पर भारी हैं, क्योंकि ये व्यक्तित्व का भी चुनाव होता है। हर शहर के अपने नेता हैं, जिन नेताओं का अपना अपने क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है। तो उत्तर प्रदेश में 2023 के इन परिणामों से एक चीज तस्वीर साफ हुई है कि 2024 फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रयोग किया, 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। एक काम करने में मायावती कामयाब रही कि वोट ठीक ठाक काट लिए उन्होंने माइनॉरिटीज़ के, क्योंकि उन्होंने अधिकांश मुसलमानों को टिकट दिए थे, चाहे पालिका हो, पंचायत हो, नगर निगम में। तो 17 में से 11 उन्होंने उतार कर ये दिखाया। और सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट था मेरठ का, जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM समाजवादी पार्टी से आगे रही और उनके कैंडिडेट ने सेकंड पोल किया। यानी मुसलमान मतों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में बम्पर हुआ है। कांग्रेस को भी मिला, बहुजन समाज पार्टी ने भी लिया, MIM ने भी लिया और आम आदमी पार्टी ने भी लिया। समाजवादी पार्टी उसकी मैक्सिमम बेनिफिशियरी है, लेकिन मुस्लिम मतों का बंटवारा समाजवादी पार्टी को कमजोर करने और उसकी राजनीतिक ताकत में बड़ी कमजोरी करके गया है। यह लब्बो-लुआब है उत्तर प्रदेश के चुनाव का। यहां मुद्दे नहीं, जातियां और वोट बैंक लड़ते हैं। इस सच्चाई को हर किसी को मानना चाहिए। कड़वी है लेकिन मानना सबको चाहिए। हकीकत भी यही है। तो आज हम अगले 1 घंटे इस बात की चर्चा करने वाले हैं अपने तमाम विश्लेषक और मेहमानों के साथ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का पड़ाव अब कहाँ है और बीजेपी 2024 में क्या अजेय है। अब उस पर कंट्रोल करना विपक्ष के बूते की बात नहीं है। आज चर्चा का यही विषय है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनने। जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई CDO हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, BDC को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं। ये चुनाव हम जब भी आपसे बात हुई है तो एक ही बात कही है कि पिछले चुनाव से इस बार हम कुछ ना कुछ गेन करेंगे। पिछले बार भी हमारे पास नगर निगम की एक भी सीट नहीं थी, इस बार भी नहीं है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो निश्चित हम ग्रो किए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के परिणाम है, निकाय चुनाव के परिणाम, वो बहुत ही उत्साहजनक है, खासतौर से आम आदमी पार्टी के लिए। बहुत सारे नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायतों में चेयरमैन हमारे जीते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सभासद और पार्षद जीते हैं और एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार दिया है कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा, काम की राजनीति के नाम पर वोट पड़ेगा।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मतदाता सूची का विवाद और काउंटिंग को लेकर गड़बड़ियों के भी तमाम मामले सामने आए थे। आलोक अवस्थी, राजपाल कश्यप, आसिफ रिजवी, मनीष हिंदवी, संजय सिंह और वैभव महेश्वरी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक अवस्थी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। आपकी पार्टी ने ज़बरदस्त कामयाबी उत्तर प्रदेश में हासिल की है, अब बीजेपी का नेक्स्ट टारगेट क्या है? ब्रिजेश जी, बीजेपी का मेन उद्देश्य शुरू से रहा है कि गरीब की सेवा, समाज के अंतिम छोर पर खड़े होने वाले व्यक्ति की सेवा करना। यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको मूल मंत्र दिया, सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के सबका विकास। वो हमने किया है, उसी का परिणाम है। जनता का आशीर्वाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और एक बार फिर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा किया है और हम भी उनके दुख दर्द में हर तरीके से हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके साथ खड़े मिलेंगे और हम उसको करेंगे। और जहाँ तक की बात है लोकसभा चुनावों की, यह बात निश्चित है कि देश का प्रधानमंत्री एक वैश्विक नेता इस समय है, जो विश्व में जो है उसको सभी, चाहे कितने भी विकसित देश हों या विकासशील देश हों, सब उनको चाहते हैं। कोई भी विश्व का ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें कि भारत की इस समय उपस्थिति ना हो। और G20 जैसे देश की इस समय अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये बड़े गर्व की बात है। ये गर्व ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये एक मजबूत भारत बनाया है नरेंद्र मोदी जी ने। देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। देश में जो है छुटपुट एक दो घटनाएं कश्मीर की छोड़ करके पूरे देश में शांति है, कहीं आतंकवाद की घटना नहीं होने दी है। हमारे यूपी के अंदर एक भी दंगा योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं होने दिया है। लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के 80 करोड़ गरीब जनता को जो है जीत का क्रेडिट आप किसे देना चाहते हैं? जो है दे रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी जी की नीति और हमारे नेता योगी आदित्यनाथ जी के जो सफल कार्यकाल रहा है, ये उसको देते हैं। हमारे लाखों लाख कार्यकर्ता को देते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी को देते हैं, हमारे संगठन महामंत्री धर्मपाल जी को देते हैं, जिन्होंने जो है पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर भी रह करके अपोजिशन का आरोप है कि इस चुनाव में बहुत बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, विशेष तौर पर काउंटिंग में, और मतदाता सूची की गड़बड़ी का विवाद भी पहले सामने आया था। ब्रजेश जी, अब नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो अब बेमानी और इस तरह की बात की जा रही है। मैं तो एक सवाल सिंपल से पूछता हूं, मैंने अखिलेश यादव जी को ट्वीट करके भी पूछा था कि आपकी सत्ता थी 2012 से 17 तक, 2014 में लोकसभा में हम 73 सीटें पाए थे, आप 5 पाए थे, और 2017 में भी आप मुख्यमंत्री थे, चुनाव हुआ था तो हमको जो है 325 सीटें मिली थी। तो क्या उसमें प्रशासनिक दुरुपयोग करके आपने भाजपा को जितवा दिया था उस समय? मैं ये जानना चाहता हूं। तो इस तरह की बेसिर पैर की बातें करना एक नेता को शोभा नहीं देता है। हम भी कर्नाटक आ रहे हैं, हमने गर्व से कहा कि हमको जनता का जनादेश का स्वागत करते हैं और हम जो है अपनी कमियों को ठीक करेंगे और हम जनता। धन्यवाद आलोक जी, हमारे साथ बने रहिएगा। राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी शुक्रिया। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, एक और हार समाजवादी पार्टी के खाते में आई है और इस बार ये हार बड़ी करारी है। आप लोग ये दावा कर रहे थे कि 2022 में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उन्हें आपने ठीक कर लिया है, लेकिन ये पहली सार्वजनिक आम भिड़ंत थी जो असेंबली इलेक्शन के बाद हुई है और इसमें भी आपकी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। देखिए ब्रजेश जी, एक तरफ बीजेपी लड़ रही है और केंद्र की सरकार लड़ रही है, दूसरी तरफ इनके इंस्पेक्टर लड़ रहे हैं, इनके कप्तान लड़ रहे हैं, इनके सीडीओ लड़ रहे हैं, इनके डीएम लड़ रहे हैं, और वो भी नहीं लड़ पा रहे। इनका भ्रष्टाचार का पैसा लड़ रहा है, इनकी शराब लड़ रही। उसके अलावा जब नहीं लड़ पा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव से, तो कई दलों में टिकट खुद ये तय करके देते हैं। अकेले नहीं लड़ पा रहा है तो कई दलों को और लड़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अच्छे वोट हासिल किए हैं। साथ साथ में भारी संख्या में नगर पालिका और नगर पंचायत और सभासद और पार्षद जीतने का काम किया है। और बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने तो जीते हुए लोगों को हार का सर्टिफिकेट देने का काम किया है। कितने सभासद, आपने कोई आत्ममंथन, कोई आत्मचिंतन किया कि आप एक के बाद क्यों एक हार क्यों रहे हो? हर बार हारने के बाद आप एक जैसे एक्सक्यूज लगाते हो। तो जब आपको पता है कि ऐसा होगा तो आपने उससे निपटने की तैयारी क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी लगातार जो लोकतंत्र में व्यवस्था है उसके तहत निर्वाचन आयोग मुख हो गया। निर्वाचन आयोग को समय समय पे चाहे वोटर सूची हो या और भी शिकायतें, अन्य शिकायतें लगातार की गई, लेकिन कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई सुनने को तैयार है? यहाँ
लोकतंत्र में। भाई तो कौन सा धरना प्रदर्शन आपने दिया? अगर कहीं काउंटिंग में गड़बड़ी थी, अरे आपको डेमोक्रेटिक राइट है कि आप धरने पर बैठ जाते, कितनी उठते जगह नहीं, भूख हड़ताल कर देते। कितनी जगह लोग धरने पे बैठे, क्या बैठे रहते 2 दिन 4 दिन, गोरखपुर में जेल ही आपने तो देखा, भेजेंगे आपको। मैनपुरी में देखा आपने, मैनपुरी में देखा, पूरी रात लोग बैठे रहे धरने पे, कौन सुन रहा है? अब तो इन्होंने लोकतंत्र में, आप तो कम से कम दिखा भी देते हो, कितने टीवी चैनल वाले तो घटना ही नहीं दिखाते हैं, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही है। सोशल मीडिया की पावर है, नहीं, अब तो हर सोशल हाथ मीडिया में से मोबाइल है। नहीं, सोशल मीडिया से आप भी आ उस रही पे है। लड़ लो अगर मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है। कितना पैसा बीजेपी खर्च कर रही है अपने आईटी सेल पे, और इनके पास काम क्या है? बता तो रहे थे अभी मुख्यमंत्री जी, स्मार्ट सिटी। अरे बता देना कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है? कचरा सिटी बना दिया, स्मार्ट सिटी कौन सा है? पब्लिक उनके साथ है, आपने देखा शहरों में उनको वोट मिले हैं। नहीं, शहरों में वोट मिले हैं, शहरों में वोट 17 में 17 जीतना एक उपलब्धि है। नहीं, पहले और भी अपने मिले हैं। विरोधी दल की भी और इज्जत ऐसा करनी है। चाहिए, जीत के आए तो। नहीं, पहले भी मिले हैं, और ये नगर निगमों में पहले से भी है। और हमारी सरकारें, ऐसा नहीं, जब इनके नगर निगम में सभी थे तब भी हम लोग, हमारी पार्टी ने 49 सीटें पार्लियामेंट में अच्छा, जीती सब लोग थी। कह रहे हैं और मुसलमान वोट पता बढ़ है, गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई जब नगर सुनिए। निगमों में थे। और ऐसा नहीं, आप देखना, नगर निगमों में थे तब भी यहाँ लखनऊ अच्छा, में आंकड़े ये बताते हैं, महानगरों में 4-4 कश्यप सीटें जी, जीतने का काम किया। कश्यप जी, जी, आंकड़े ये बताते हैं कि मुसलमान वोट जिस पर आपका पेटेंट है या आपका एकाधिकार है, बहुत बटा है। बीएसपी में भी गया, कांग्रेस गया, एमआईएम गया, और आम आदमी पार्टी ने भी पाया। देखिए, लोकल चुनाव होता है, इशूज लोकल लोग और स्थानीय चुनाव था, लेकिन जब देश और प्रदेश की सरकार का चुनाव होगा तो देखना, एक मत एक साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में सभी लोग, क्योंकि लोगों को पता है कोई उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटा सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने इसके अलावा रहिएगा। कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वैभव माहेश्वरी जी, 4 सीटें जीतकर आपकी पार्टी ऐसा शो कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उसने एंट्री कर ली है, बड़ी धमाकेदार आगमन हो गया है। अरे अगर आप अदर्स का आंकड़ा देखें तो इतना बड़ा है कि कोई दूसरा उसको पा नहीं पाएगा। तो 4 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में धमाकेदार एंट्री का दावा करना, क्या ये क्लेम ठीक है? ब्रजेश जी, हम तो 0 से 4 पे हैं। अगर आप कंपैरेटिव में जाएंगे कि उससे हमारी कम है, उससे ज्यादा है, तो जरूर तकलीफ हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ भी नहीं थे, और कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं उसमें कोई उनका जातिगत या वोट बैंक ना होने की वजह से उन्हें कोई नहीं पूछेगा। इस बात को कहीं ना कहीं किसी जगह पर जनता ने गलत साबित कर दिया। मुद्दे थे, भाई नगर निगम के मुद्दे क्या होते हैं? गंदगी है, कूड़ा है, नाली जाम है, सीवर है, अतिक्रमण है। इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। पहला हमारा नारा ये था, गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ। तो पब्लिक ने जहां भरोसा करना था वो इसी पे किया, जहां नहीं करना था वो इसी पे नहीं किया। तो कुल मिला के आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पर अच्छा इलेक्शन लड़ी है, और अच्छा इलेक्शन बड़े शहरों में आप कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। हर घर में एक पर्चा चला गया, हर घर में कार्यकर्ता पहुंचा, हर घर से मतलब कोई ना कोई निकल के वोट दे गया। कुछ जीते, कुछ हारे, कम जीते, ज्यादा हारे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी इनरोड बनी। कहीं ना कहीं तमाम फालतू मुद्दों के बीच में सही मुद्दों को आप मायूस हैं जो रिजल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश में? नहीं, एक देखिए, बहुत सारा अंधेरा होता है ना, उसमें एक दिया जला दो तो रोशनी हो जाती है। वही मुझे दिखाई पड़ता है कि आम आदमी पार्टी इस प्रदेश की जो मुद्दा विहीन राजनीति थी उसके अंदर वही रोशनी है। मुझे लगता है कि अब जाके कम से कम, अब देखिए, जो पार्टियां 20-20 साल से शासन कर रही हैं उन्होंने कूड़े गंदगी को हटाने की बात तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि उनको कूड़ा गंदगी हटाना नहीं है। अब जनता अगले 5 साल तक अभिशप्त है उसी गंदगी में, उसी कूड़े में, उसी नाली जाम में रहने को। तो आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़ने में इंटरेस्टेड है? आम आदमी पार्टी सारे इलेक्शन लड़ेगी ब्रजेश जी, और अभी पार्लियामेंट का एक इलेक्शन लड़के बहुत भारी अंतर के साथ में बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को हरा के वो जीती है। तो सारी के सारे इलेक्शन लड़ेंगे, और 2024 की तस्वीर बहुत कुछ अलग होने वाली है। ओके, खबर कहीं छपी थी कि केजरीवाल लखनऊ आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश आने वाले हैं, ये सही है? जितने भी प्रत्याशी बिना साधनों के, बिना किसी इस बीजेपी के तमाम प्रपंच, वोटर लिस्ट की बेईमानियां, प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से लड़के विजयी हुए हैं, उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए, संगठन को मैसेज देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का लखनऊ आना प्रस्तावित है। बहुत जल्दी वो यहाँ पर आसिफ रिजवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। रिजवी साहब, शुक्रिया आपका। ये उम्मीद लगाए थे आप लोग, और जितनी डिबेट्स थी आपकी पार्टी के प्रवक्ता बड़े बड़े दावे करते थे कि चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, हाहाकारी रिजल्ट आएंगे, सब जीत लेंगे। सब हार गए आप।
रायबरेली छोड़ के? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना जनाधिकार बढ़ाया है, हमारे वोटर बढ़े हैं। कितने वोट बढ़े? लाओ डेटा दो मुझे। नहीं होगा आपके पास, दावा कर रहा हूँ। नहीं, पिछली बार से लेकर इस बार आप लाओ डेटा दो। नहीं देंगे, अगली डिबेट में बैठेगा वो भी दे देंगे। फिलहाल मैं तो अभी ये बात कहने वाला हूं कि जीत तो देखिए जिसकी भी हो, सबसे पहले उसको बताना है कि जीतने के बाद हम क्या करेंगे। हम कर्नाटका जीते हैं तो हम कह रहे हैं सबसे पहले हम वहाँ पेंशन बहाल करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हम वहाँ कोशिश ये कर रहे हैं 550 में सिलेंडर दें, जैसे हम राजस्थान में दे रहे हैं। हम ये कार्य करेंगे। यूपी नहीं, वही बता रहा हूँ ना। तो भारतीय जनता पार्टी जीती है, हम उनको बधाई देते हुए साथ में विपक्ष के नाते एक सवाल पूछ रहे हैं। वो बताएं कि वो क्या हाउस टैक्स कम करेंगे। वो ये बताएं ना कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे बड़ा बिजली का घोटाला चल रहा है। लखनऊ के ही अंदर लाइटें लगी नहीं है, उसके रिपेयरिंग का भी बिल हो रहा है। तो घोटाले चल रहे हैं सारी। पर आपकी पार्टी की कैंडिडेट को उत्तर लखनऊ ने स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया? 1 लाख से ऊपर वोट की मिले हैं और स्वीकार नहीं किया। हाँ, पर आप कभी सेकंड पोल करते थे, अब तीसरे पे चले गए। समाजवादी पार्टी ने आपकी जगह ले ली लखनऊ में। देखिए, ये तो लोकल मुद्दों का चुनाव है, कहीं ना कहीं हमसे कमियां रही। आप जब हार जाओ तो कह दो लोकल मुद्दा। हम कह तो रहे हैं अगर कुछ कमियां हुई हैं तो उसको ठीक करेंगे। इस हार की जिम्मेदारी रिजवी साहब कौन ले? हार की जिम्मेदारी तो मैं ले रहा हूं। मैं मानता हूं आप क्यों ले? आप थोड़ी कार्यकर्ता उसके जिम्मेदार हैं। आप लीडर थोड़ी थे कि आपने लिया, आप तो प्रवक्ता हैं। नहीं, मैं तो अफसर मैं क्या ब्रजलाल खाबरी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, 10 से लेकर एक कार्यकर्ता तक। तो मुझे लगता है इस चुनाव में जो मेरी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं मैं भी उसमें चूका हूं। तो जिम्मेदारी तो हर आदमी लेगा। हमारे साथ संजय सिंह जी मौजूद हैं, बीजेपी के सपोर्टर भी हैं और विश्लेषक भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस निकाय चुनाव का संदेश किसके लिए क्या है? ब्रजेश जी नमस्कार। देखिए, हर चुनाव का बड़ा महत्व होता है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है, निश्चित रूप से वो उसका बहुत कुछ क्रेडिट योगी जी को जाता है। और भाजपा का जो संगठन है वो भी दिन रात काम करता है, 24/7 हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहता है। और फिर बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा एक बहुत बड़ा चेहरा है। अब बात आती है समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को सबक लेना चाहिए। योगी जी ने कम से कम 50 से ज़्यादा सभाएं की हैं। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव जी कितनी सभाएं करने निकले। एक आरोप ये भी लग रहा है कि वो अपने कुछ खासी लोगों के लिए सभा करने गए हैं, मीटिंग्स करने गए हैं। तो अगर इतना सिलेक्टिव होके चुनाव में उतरेंगे, और मेन अपोजिशन पार्टी है समाजवादी पार्टी। अब जी और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, बसपा ने काफी राह आसान कर दी क्या बीजेपी की? नहीं, ऐसा 11 मुस्लिम कैंडिडेट? नहीं, देखिए, फिर वो AIMIM भी थी, आप भी थी। उसने मेरठ में बढ़िया परफॉर्म आप भी थी, तो देखिए, निश्चित रूप से इसमें तो दो राय नहीं है कि अगर मुसलमानों की पार्टी भविष्य में या आने वाली है, जिसकी वो पिच तैयार कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, मुस्लिम्स की पार्टी तो AIMIM ही है। तो वहां भी जाना चाहिए था, पूरे उत्तर प्रदेश में जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। देखिए, वोटर बड़ा सिलेक्टिव है। नेता जो है वो अच्छा, अतीक अहमद फैक्टर भी बिल्कुल काम किया है। मुझे लगता है बहुत काम किया। उसमें देखिए, अखिलेश यादव जी का जो एक बयान आया उनके इनकाउंटर के ऊपर, उसके इनकाउंटर को लेके कि ये फर्जी इनकाउंटर ही है। देखिए, जनता बहुत कुछ समझती है। इसमें कहीं ये ट्रैक से उतर जाते हैं नेता अपने वोट बैंक के। संजय जी शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मनीष सिंधवी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी, स्वागत आपका। ये निकाय चुनाव किसके लिए क्या संदेश देकर गया है, और अब दूसरा जो आम सार्वजनिक मुकाबला है पूरे देश भर में, अब 2024 पार्लियामेंट? मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि 2019 में उड़ीसा में जब जनता वोट कर रही थी तो एक साथ 2 वोट कर रही थी। वो MP के लिए वोट कर रही थी, मतलब दिल्ली के लिए वोट कर रही थी नरेंद्र मोदी को, और स्टेट में वोट कर रही थी पटनायक जी को। तो ये जनता है, अलग अलग इलेक्शन में अलग अलग तरीके से वोट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जीत के मैसेज होते हैं उनकी एक गूंज तो रहती ही है। पर एक चीज कॉमन है, बीजेपी को ज्यादा वोट करती है चुनाव में। बिल्कुल अपोजिशन में वो थोड़ा बहुत तराजू ऊपर नीचे होता है, पर बीजेपी का ग्राफ हर बार बढ़ता है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट सी है कि नगर निगम जो बड़े शहर हैं
वो लगभग बीजेपी के फ्लैंक फील्ड्स रहे हैं, पिछली बार भी, उसके पिछली बार भी। इस बार इन्होंने 17 के 17 जीत ली, पिछली बार 16 थे, इस बार एक बढ़ा हुआ है, 16 में 14 इनके पास थे। लेकिन ब्रजेश जी थोड़े से आंकड़े मेरे पास हैं, मैं एक मिनट का समय लूंगा। हाँ प्लीज। अगर आप नगर पालिका परिषद की बात करेंगे और नगर पंचायत की बात करेंगे तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो 198 नगर पालिका परिषद में बीजेपी के पास 67 थी पिछली बार, इस बार है 98। समाजवादी पार्टी के पास थी 45 और उसके पास है 59 सीट है, 59 है। बसपा का थोड़ा कम हुआ, 28 से 19 हुआ। अगर आप नगर पंचायत पर आएंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी ने भी दुगना किया अपने आप को और सपा ने भी दुगना किया है अपने आप को वहां पर। अगर नगर पंचायत में 438 सीटें हैं, उसमें बीजेपी के पास 100 थी, इस बार 204 हैं। सपा के पास थी 83 और इस बार 171 हैं। और बसपा ने भी 45 से 51 कर लिया है। जो घटे हैं वो निर्दलीय घटे हैं। निर्दलीय यहां पर थे पर ये जो आंकड़े हैं ना, इस पे जो लोग इनकी पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, इन दोनों ने अपने अपने में मान लिया है उनको, इस कारण ये आंकड़े आप ऐसे हैं। नहीं, ये ओरिजिनली जो इनके सिंबल वाले हैं दोनों के उतने नहीं है जो आप बता रहे हैं। अब ये ओरिजिनली सिंबल में नहीं है। इनकी जो बगावत करके गए थे ना और इत्तेफाक से जीत गए, तो इन्होंने अपने अपने यहाँ दोनों ने नोट कर लिया। फिलहाल ये जो आंकड़े आए कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, गो अहेड। मैं कहना चाहता कि जो नगर निगम जो शहरी अर्बन वोटर्स हैं वो 100% कमिटेड टू बीजेपी अभी भी हैं। वही एग्जैक्टली। और जैसे जैसे आप रूरल बेल्ट में पढ़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की पकड़ या बसपा की पकड़, बसपा देखिए आप जिस तरीके से 22 का चुनाव हुआ था उस हिसाब से उसकी सीटें अगर उसने रिटेन भी कर ली हैं तो बड़ी बात है। बात यहां पर ये है ना इंपॉर्टेंट। पर मुझे बताओ, मायावती एंड ऑफ द डे चाहती क्या है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, जैसे एक संजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाजपा इलेक्शन मोड में रहती है, परमानेंट तलवार लेके तैयार है। वो तलवार जंग लगी बाकी जगहों पर आपको दिखेगी। भाई कांग्रेस से कोई बड़ा नेता आया ही नहीं यहां पर प्रचार करने के लिए। अखिलेश की भी वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, मायावती जी ने प्रचार नहीं किया। और भाजपा, योगी आदित्यनाथ यूं रैलियां कर रहे थे जैसे लग रहा था कि बस अब इसी पे सब टिका हुआ है, इनकी सरकार इससे बन जाएगी। और थे नगर पालिका के चुनाव, तो ये बात तो हम सब लोगों को माननी पड़ेगी कि भाजपा परमानेंट इलेक्शन मोड में है। इसमें एक मसला और भी है कि आज की डेट में भाजपा सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है और पैसा भी खूब खर्च करती है इलेक्शन में। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है, मानने से गुरेज भी नहीं है कि पैसा भी ढेर सारा इलेक्शन में खर्च होता है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे ये चुनाव रहा हो। लेकिन बाकी जगहों पर, अच्छा मैं एक चीज और देखता हूं कि जैसे सपा में अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता और भी इनके पास हैं, वो क्यों दिखते नहीं है? क्या एक ही आदमी की, भाई एक आदमी सामने फ्रंट से लीड कर रहा है, दिखते तो हैं नहीं, कहां दिखते हैं? और भी तो नेता कहां दिख रहे हैं? मतलब जो मुझे लगता है, मैं गलत हो सकता हूं, यही हाल बसपा का हो गया है कि कोई चेहरा ही नहीं बचा है जो मायावती के अतिरिक्त जाए। भाई आज से 15 साल पहले आप ठीक कह रहे हैं। आप तो मतलब मायावती के अलावा कोई और चेहरा याद आप 2006-7 याद करिए, जब इनकी सरकार बन रही थी मायावती की, तब आप याद करिए ढेर सारे बड़े एक से एक दिग्गज नेता हुआ। आजकल तो पूरे बसपाई कांग्रेस चला रहे हैं। तो अब यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी में भी बहुत ताकतवर है सब। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का जो प्रिपरेशन मोड है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और जितनी जल्दी ये मान लेंगे, इन लोगों ने कोई सीख ली, सबक लिया अपोजिशन ने, या फिर देखिए सबक ये हर बार ऐसे ही लड़ेंगे? 24 सामने आके खड़ा हो गया है। अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज भी यहां पर भाजपा का अपर हैंड है। हालांकि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकलते हैं वैसे वहां पर वो फोर्ट थोड़ा थोड़ा कमजोर होता दिख रहा है भाजपा का, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। नहीं, उस दिन भी मैंने डिबेट में कहा था, देखो अब उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है, हार्ट है, और कम से कम सरकारें लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेक का भाई 160 कोई और राज्य है ही नहीं जहां बीजेपी इतनी ताकतवर हो। 160, 65 और 70 सीटें जहां से मिल जाएंगी वो तो सरकार बना दे रही है ना, तो सरकार बन जा रही है उससे। अभी सोचिए आप यही 65 का 30 हो जाए, सरकार फंस गई। तो बीजेपी का 24 उत्तर प्रदेश पर बहुत निर्भर करता है, नहीं? बहुत निर्भर करता है और अभी ठीक भी है। ऑल राइट, हाँ वो तो दिख गया परिणाम। बीरेन सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, ये निकाय चुनाव किसके लिए क्या संदेश दे गया, 2024 की क्या तस्वीर पेश करता है और किसके लिए क्या सबक है, और भारतीय जनता पार्टी का जो पराक्रम है ये दिनों दिन और मजबूत होता जा रहा है? विपक्ष के पास कोई काट है इससे लड़ने की, या फिर 24 ये लोग गिव अप कर देंगे? देखिए, सबक खाली हमें लगता है कि खाली सपा और भाजपा दो ही पार्टियों के लिए है। कांग्रेस और बसपा की स्थिति पिछले कई चुनावों से वैसी ही है।
एक नई पार्टी जरूर उभरी है, आम आदमी पार्टी, उसका भी अपना शुरुआत है उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये चुनाव एक तरह से योगी लहर के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि ये ना इतिहास पहले कभी बीजेपी बना पाई और योगी की दूसरे कार्यकाल में ये इतिहास बना कि सारे निगम वो जीते। नगर निगम बड़ी चीज़ है। हैरत इस बात की है कि जिस लखनऊ में पिछले बार से कम वोट प्रतिशत था, वोट कम पड़ा था, वहाँ पर पिछले बार से ज़्यादा वोट से प्रत्याशी जीत गया। ये भी एक बड़ी विचित्र संयोग है इस चुनाव परिणाम का, लखनऊ के मेयर का, कि वोट परसेंट घटा लेकिन प्रत्याशी की जीत का मार्जिन बढ़ गया। आप नगर निकाय चुनाव योगी और बीजेपी दोनों के लिए एक इतिहास की तरह देखिए, क्योंकि अगर इतने प्रचंड बहुमत से बीजेपी न जीती होती यूपी में तो कर्नाटक के चुनाव की हार बड़ा दर्द देती, बड़ी आलोचना होती इस पे बीजेपी की। तो एक तो ये जीत ने उस आलोचना से बचा लिया भाजपा को। दूसरी बात यह है कि बीजेपी हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है और उसने उत्तर प्रदेश में पूरी फौज लगा के चुनाव लड़ा, कोई कमी नहीं रखी। योगी आदित्यनाथ ने अकेले 50 जनसभाएं की हैं और ये जो 2 उपचुनाव विधानसभा के जीते उनके सहयोगी दल, उसमें भी उनका योगदान है, इसमें कोई शक नहीं कि बिना योगी के नेतृत्व के चुनाव जीत ना पाते। तो ये तो बात सही है कि बीजेपी की ताकत है, बीजेपी के पास वोट है, बहुत सब कुछ है, लेकिन विपक्ष के सामने भी एक संकट है। विपक्ष के नेता विहीन होता जा रहा है, चेहरा विहीन होता जा रहा है। एक ले देकर विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उसके पास 110 से ज़्यादा विधायक हैं, अखिलेश यादव हैं, लेकिन उनके यहाँ प्रत्याशी चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है। अभी एक हमारे दोस्त कह रहे थे कि जे प्रधान नहीं बन पाओ गाँव में, उस सांसदी के टिकट के पैरवी करत है। अब हार की समीक्षा कौन करेगा? कोई मीटिंग होगी, कोई कमेटी करेगी, कोई वरिष्ठ नेताओं का दल करेगा। हारे तो सपा वाले हैं, बसपा वाले हैं जी, बाकी तो किसी का बहुत ज़्यादा हार जीत का फर्क नहीं पड़ता। मायावती ने बुला ली है मीटिंग, मायावती ने कहा भाई हम जीते न जीते, हम तुम्हें न चाहें, तुम हमें न चाहो, कोई बात नहीं, किसी और को न जीतने देना। उनका अपना काम ठीक है, पर ये काम बखूबी किया बसपा ने जी, ये काम बखूबी किया बसपा ने बखूबी किया। और इसी वजह से देखिए समाजवादी पार्टी कई नगर निगमों में तीसरे नंबर पर चली गई। आंसू मलिक जहां सहारनपुर हो, चाहे मेरठ हो या और जगहों पर, कई जगह पे आई ऐसी बात। तो ये तो देखना पड़ेगा कि सपा को, उनके पास नेता इतने हैं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उनका प्रत्याशी पिछड़ क्यों जाता है? क्यों टिकट चयन को लेकर हर बार सवाल खड़ा होता है? क्यों नहीं टिकट को लेकर कोई कमेटी बनती और नेताओं की राय से टिकट दिए जाते? ये तो उनको देखना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मायावती जिस हश्र की ओर जा रही हैं, अगर कहीं कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का उदय उत्तर प्रदेश में हुआ तो समाजवादी पार्टी को भी बहुत भारी नुकसान और कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि वोट बैंक में उन्हीं के सेंधमारी ये लोग करेंगे। तो ये तो जो मुस्लिम 11 प्रत्याशी थी पार्टी, वो तो जान ही रही थी कि हम इतना न जीत पाएंगे, हम तो 11 में मुसलमान लड़ेंगे तो मुसलमान का वोट तो कुछ ना कुछ खींचेंगी। तो ये आगरा में खाली बसपा जीते जीते रह गई, बहुत देर तक आगे बढ़ रही थी, पता नहीं कैसे पीछे चली गई। जो लोग आज धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वो लोग जब जब सत्ता में रहे उन्होंने लोगों को रास्ता दिखाया। ये बीजेपी कोई ऊपर से कोई नया चमत्कार करके नहीं लाई है। जो बाल बच्चे देखे हैं, पिताजी करते आए थे, वही बड़े होकर उसका अनुसरण करते हैं। तो जो हमारे समाज की स्थितियां रही हैं, कोई भी दल आएगा सत्ता में, चाहे आप जितना सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाइए, वो सब अपनी मनमानी करेंगे। कई महिलाओं के कपड़े खींच लिए जाएंगे, कई लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, कई लाठियां बरसेंगी। ये हर चुनाव में होता है और होता रहेगा। सत्ता जब जब जिसके साथ रही है, लोगों ने नंगा नाच करने का आरोप लगाया है,
ये कोई पहली बार नहीं बीरेन जी, है। विपक्ष के पास बीजेपी की काट क्यों नहीं है? जनता बीजेपी के विपक्ष का साथ नहीं देना चाहती है, विपक्ष के मुद्दे नहीं उसे भा रहे हैं, या विपक्ष लड़ने का तरीका नहीं खोज पा रहा बीजेपी से? देखिए, आपने एक बात कही कि यूपी जो आत्मा बन गई बीजेपी की, मैं इसको कहता हूं कि बहुत बड़ा गढ़ बन गई बीजेपी की। इसलिए विपक्ष बीजेपी से उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं पा रहा है। विपक्ष में अकेले एक समाजवादी पार्टी ही है जो सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर है, कार्यकर्ता है। लेकिन जब रोज बार बार टिकट बदला जाएगा, जब चीज़ें स्थिर नहीं रहेंगी, जब कमेटियां चयन करेंगी, तब चीज़ें बदलाव आएंगी। विधानसभा में टिकट गलत वितरण का समस्या आई, वही अब आई, नगर निगमों में भी आई, बहुत और सारी बातें आती हैं। तो ये तो भाई कोई संगठन है तो संगठन के राय भी होनी चाहिए और संगठन का निर्णय भी हो, चयन की प्रक्रिया भी हो। तो ये विपक्ष के लड़ने के लिए देखिए बड़ी ताकत की ज़रूरत है। अभी तो उनको ये चाहिए कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में वो मुकाबला करें। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, लेकिन कहती है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अब तो कर्नाटक जीत गए, अब तो यहाँ इनके नेताओं के और जमीन पे पैर नहीं पड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, आप कर्नाटक वटक जीत हाँ, रही पूछो लखनऊ पर तो जवाब मिलता है बंगलौर पर। हाँ, समस्या यही है कि भाई आप अपनी जो आप पार्टी की आपकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा मांगेंगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो अब ये चीज़ें हैं, लेकिन तो इन लोगों ने 2024 के लिए कोई सबक लिया लोकसभा चुनाव के लिए, या फिर इसी तरह लड़ते रहेंगे और इसी तरह हारते भी रहेंगे? हमें तो लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले लोग अपने कार्यकर्ताओं को बचा नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर लोग बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। मुस्लिमों को बीजेपी अपने साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। नेताओं की कमी पड़ जा रही विपक्ष के पास। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ये जरूर है कि हमेशा कोई ना कोई आता रहा है सामने। समाजवादी पार्टी अगर चाहे तो वो आंदोलन करे, वो अपने इस अन्याय अगर उसको लगता है कि धांधली हुई, धांधली के खिलाफ लड़े, उनके नेता जेल भरे। पहले तो जेल भरो आंदोलन बहुत चला, वो सब होता नहीं अब। तो कैंपेनिंग में वो बात रही नहीं विपक्ष के। तो अभी बीजेपी को फिलहाल आने वाले दिनों में देखिए, योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक छवि तो बनाई है और उनके साथ उनका संगठन है। तो सरकार और संगठन के तालमेल से चुनाव जीते जा रहे हैं जी। कई पुलिस लाठी से मार देती है, कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुचकार के वोट ले लेती है। दोनों का तालमेल है जी। लेकिन इतिहास गवाह रहा है, विपक्ष के बिना आनंद नहीं रहता लोकतंत्र में। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि चीरहरण हुआ है लोकतंत्र का, तो रामधारी दिनकर की वो कविता वो याद करे कि लोकतंत्र के चीरहरण पर जो लोग चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। तो लड़ना तो राजनीतिक दलों को है, लेकिन उनको ये कहना होगा कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है और तेरी बर्बादियों के मसविरे हैं आसमानों में, और न संभले तो मिट जाओगे विपक्ष वालों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं रह जाएगी दास्तानों में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट्स हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो निकाय के चुनाव हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़त और विपक्ष की लगातार हार उसे पस्त करती जा रही है। आलोक अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए क्या टारगेट सेट कर रही है? आपने तो कहा था कि हम रायबरेली बड़ी आसानी से जीत लेंगे। आपने देखा कि जब कांग्रेस अपने सबसे कमज़ोर दौर से गुजर रही है, तब भी आप रायबरेली उनसे छीन नहीं पाए। ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी समग्रता से हर चीज़ को देखती है और आप देखेंगे कि हमने पिछली बार हमारे को 30.8% वोट मिले थे, इस बार उसमें बढ़ोतरी हुई है हमको। और समाजवादी पार्टी जो पिछली बार 18% वोट पाई थी, वो इस बार 14% वोट पर पहुंच गई है। 4% वोट की गिरावट हुई है। सपा, बसपा और कांग्रेस नहीं, ये वोट शेयर आप जो बता रहे हैं ये कहाँ का वोट शेयर है? ये डेटा किसका है जो आप पढ़ रहे हैं?
यह डेटा चुनाव आयोग का है, निर्वाचन आयोग का है, और यह कुल प्राप्त मतों की संख्या है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके। और आप अगर सीटों पर जाएंगे तो हमारी बीजेपी जो है पिछली बार 16 में से 14 सीटों पर जीती थी, 80% हमारा स्ट्राइक रेट था। इस बार 17 में से 17 जीती है, हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा है। किसी भी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? आखिर यह नेतृत्व की लड़ाई हो रही है, विश्वसनीयता की लड़ाई हो रही है। श्रीमान अखिलेश यादव की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी की विश्वसनीयता जनता के बीच में बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्या मायावती की भी विश्वसनीयता खत्म हुई? आप ऐसा मान रहे हैं? जनता के बीच में है। ब्रजेश जी, मैं चाहता हूं कि आज मैं प्रमुख विरोधी दल जो है मैं उसी की बात करूं। आप उतना समय मुझे देंगे नहीं, मैं हर दिल का विश्लेषण कर सकता हूं। मैं इतना खाली जानना चाहता हूं आपसे कि क्या यह उचित है कि आप हर बार हार करके आप प्रशासन को, मशीनरी को, बैलेट बॉक्स को और ईवीएम को दोष दें? क्या अखिलेश यादव को अपना आत्म अवलोकन नहीं करना चाहिए कि उनके नेतृत्व में क्यों हर दर चुनाव जो है, लगातार 10 चुनाव जो है अब तक जो है समाजवादी पार्टी हार चुकी है। 2 उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के, रामपुर के अंदर 100 सीट और मिर्जापुर के अंदर 96 सीट, वहां भी सफाया हो गया है। समाजवादी पार्टी का क्या खाता नहीं खुलने पाया है? आखिर क्या कारण है? यह बहुत बड़ी असफलता है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की। उनकी विश्वसनीयता पे खतरा है। कारण क्या है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जब वो कोई नेता करेगा तो उसका दल जो है उसके साथ नहीं खड़ा हो पाएगा, उसके कार्यकर्ता हताश होंगे। आप प्रचार करने तक नहीं गए, 7 सभा खाली की है। लखनऊ के अंदर आप मेट्रो में एक दिन घूम लिए, इस तरह से प्रचार होता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखिए, 17 नगर निगम में गए, 18 मंडलों में गए, 50 से अधिक सभाएं करी है उन्होंने और लगातार जनता के बीच बने हुए। मतलब प्रचार कम किया अखिलेश यादव ने, इसलिए हार गए? ऐसा काम नहीं किया है। एक सेकंड, कोई बीच में नहीं बोलेगा, अपनी अपनी बारी में बोलिए। और दूसरा, आलोचना तो मायावती ने भी की है, ट्विटर पे बड़ा भयंकर स्टेटमेंट दिया है। आप उन पर भी तो राय रखें कि वो क्या करें। वो तो एक भी सभा नहीं की। देखिए, मायावती जी का तो शुरू से हम लोग, ब्रजेश जी, मायावती जी का तो आपने शुरू से देखा है कि वो कहां सभा करती है। वो विधानसभा चुनाव में सभा करती हैं या वो लोकसभा में करती हैं। उसके 5 साल वो कुछ नहीं करती हैं। कभी आपने जनता में नहीं देखा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आएंगे तो खाली वो अपना वक्तव्य पढ़ेंगे, चले जाएंगे, आपके सवाल का जवाब नहीं देंगी। तो मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। समाजवादी पार्टी जरूर सड़कों पे दिखती भी है कहीं कहीं पे, लेकिन उनके नेता की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी में तो कहता हूं अखिलेश यादव को इस्तीफा देकर के कोई नया अध्यक्ष बनाना चाहिए। लगातार चुनाव हार रहे हैं, उनके अंदर ये कुव्वत नहीं रह गई कि वो अपनी पार्टी को जिता सके। 2 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, 2 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, सारे प्रयोग करके देख चुके हैं, गठबंधन साथ लड़ चुके हैं और गठबंधन के अलावा भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हमेशा हार का सामना क्यों पड़ रहा है? थैंक यू आलोक जी, हमारे साथ बने रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। राजपाल कश्यप जी, अब तो विश्वसनीयता तक की बात आ गई है, लेकिन बीजेपी बीएसपी पे ज्यादा नहीं बोलती। बोलिए राजपाल जी। ब्रजेश जी, जो विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं, जो इस्तीफा मांग रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी का, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए कि दिल्ली में भाजपा हारी है, पंजाब में हारी है, हिमाचल में हारी है, बिहार में हारी है, झारखंड में हारी है, राजस्थान में हारी है, पश्चिम बंगाल में हारी है, उड़ीसा में हारी है, आंध्र प्रदेश में हारी है, तेलंगाना में हारी है, छत्तीसगढ़ में हारी है, तमिलनाडु में हारी है, केरल में भाजपा मुक्त हुई है, जम्मू कश्मीर में हारी है, कर्नाटक में हारी है। तो ये देंगे क्या? 15 राज्यों में इनका सफाया हुआ है, हारे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे क्या? बताए ना। और ये इनको घमंड जिस बात का है, सत्ता की दम पे जीत रहे हैं। क्या दुनिया ने देखा नहीं? अन्य राज्यों में जहां सरकार इन्होंने बनाई है वहां कैसे बनाई है? विधायकों को छुपाना पड़ रहा, प्लेन से ले जाना पड़ रहा, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। और ना आलोक जी बीच में नहीं, आलोक जी बीच में नहीं, आलोक जी आपके बारे में कोई नहीं बोला, आप सुनिए, आलोक जी सुनिए, आलोक जी सुनिए, लोकतंत्र का आलोक जी सुनिए उनकी बात, आलोक जी सुनिए उनकी बात। इस्तीफा देंगे क्या? आप नंगा नाच कर रहे हो, लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है। आप बताइए, निर्वाचन आयोग तक मूक हो गया। आप बताइए कहां जाएगा व्यक्ति? यहाँ क्या, यहाँ जो धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? किस तरह की बात कर रहे हैं? एक सेकंड राजपाल जी, अगर इतना अन्याय हुआ है, आलोक जी आप शांत रहिए, आलोक जी नो, आलोक जी बीच में, आलोक जी बीच में मत बोलिए। ओके राजपाल जी, मुझे एक बात बताओ, आप अगर इतना अन्याय हुआ, बेईमानी हुई, आप आओ सड़क पे धरना प्रदर्शन करो, डेमोक्रेटिक तरीके से अपना विरोध करो।
आप देखते नहीं क्या, समाजवादी पार्टी लड़ रही है और हर मुद्दे पे लड़ रही है। कितने लोगों पे फर्जी मुकदमे लिखे गए, कितने लोगों को जेल भेजा गया और कितने लोगों के घर ढहाए गए हैं बुलडोजर से, कितने कार्यकर्ता और नेताओं के घर नापे जा रहे हैं। आप बताओ ना। और ये गुंडागर्दी है। आप तो किसानों की हत्या करने वाला उनका पिता गृह मंत्री बना रहा, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। आप बताओ ना। अरे आपके गुंडागर्दी गवर्नमेंट में देखा था, चुनाव से पहले विधायक वहां पर कैसे जो जूता लगा रहा था, गालियां बक रहा था विधायक, क्या कार्रवाई करी आपने विधायक के ऊपर? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक सेकंड राजपाल जी, अरे मुझे कुछ याद आ गया। रुको राजपाल जी, रुक जाओ। राजपाल जी रुक जाओ। आलोक जी एक सेकंड। आलोक जी, उस दिन आप मेरे साथ डिबेट में थे और बोले नेक्स्ट डे उनको तोड़ दिया जाएगा, विधायक अरेस्ट हुआ जाएगा। अब तक होमगार्ड भी राकेश सिंह से पूछने नहीं पहुंचा और आप ही मुझे इस डिबेट में कह के गए थे कि कार्रवाई होगी। एक कार्रवाई नहीं हुई तो बताइए। ब्रजेश जी, राकेश सिंह के ऊपर मुकदमा लिखा गया है, 307 का मुकदमा है। जिस तरीके से उन्होंने जानलेवा हमला किया, पिस्टल निकाली मारने के लिए, जिस तरीके से जूता और लातों से मारा समाजवादी पार्टी, भैया कार्रवाई क्यों नहीं? आपने स्वयं मुझसे कहा था कि 24 घंटे के अंदर तोड़े जाएंगे, आप छू नहीं पाए उनको। मैं बीच में नहीं, रुक जाइए। हाँ बोलिए आलोक। राजपाल कश्यप को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा जिम्मेदार नेता है, अखिलेश यादव इस्तीफा दे, मुद्दे से ये आगे ले जाएंगे। आप भी जिम्मेदार हो। अगर राजपाल कश्यप भी निंदा करते अपने विधायक की, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी, थैंक यू, आप दोनों का शुक्रिया, धन्यवाद। यूं न लड़िए। आम आदमी पार्टी से वैभव महेश्वरी, आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप यूपी में वोट काट रहे हैं, अपोजिशन का वोट कटवा बन रहे हैं आप। अभी मैं आलोक जी का सुन रहा था, बोले मोदी जी वैश्विक नेता हैं, पूरे विश्व में गर्व हो रहा है, सीमा सुरक्षित हो गई है। अभी कर्नाटक में जब हारे तो मोदी जी की फोटो गायब, नड्डा जी की फोटो लग गई। अभी यूपी में योगी जी जीते हैं तो योगी की फोटो गायब, मोदी की फोटो लग गई। आज बीजेपी के मेन हैंडल से जो ट्वीट हुआ था उसमें आपने देखा होगा कि नड्डा जी की और मोदी जी की फोटो लगी है। योगी को नेता मानने से इनकार कर दिया। नगर निगम का चुनाव, नाली कूड़े का चुनाव होता है, उसमें क्रेडिट लेने के लिए मोदी आगे आ गए। वैसे मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का समय अब आ गया है। लखनऊ में आपका उनसे पूछा जा सकता है मोदी जी आम काट के खाते हैं। 1.63% इस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं ब्रजेश जी। जब चुनाव आता है तो सब कुछ खरीद लेते हैं, सारा चुनाव आयोग खरीद लेते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी खरीद लेते हैं, पूरी मशीनरी कब्जा कर लेते हैं। वोटर लिस्ट में लोग आलोक जी सुनो, उनकी बात सुनोगे तो ठीक लगेगा, फिर आप जवाब देना, मैं टाइम दूंगा आपको, वेट करिए। जब केबिन में लोग चले जाते हैं वोट डालने तो उनको वोट नाम होने के बावजूद लौटा दिया जाता है और उसके बाद में कब्जा करके 30% वोटिंग कराते हैं। 30% वोटिंग में से मात्र 9 या 10% वोट इनको मिलता है। 90% लोग इनको वोट नहीं डालता है और कहते हैं लोकतंत्र में इन्होंने पताका फहरा दिया। अरे लोकतंत्र के नाम पर अब्बा है ये पार्टी। इस पार्टी को लोक नहीं देश के बाहर होना चाहिए कम से कम। ये बातें करते हैं लोकतंत्र की और जीतने की। पूरे विपक्ष को मिटाने के लिए सीबीआई ईडी का जो बेशरम इस्तेमाल बीजेपी करती है, जो एजेंसियों का इस्तेमाल करती है चुनाव लड़ने की बात, जिस दिन ये बीजेपी लड़ जाए नियम और कानून से, आसिफ रिजवी, थैंक यू, शुक्रिया। आसिफ रिजवी जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आप देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लड़ते हुए दिख भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, आप हिमाचल कर्नाटक जीत के आए, लेकिन जब तक आप उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं होंगे, पॉलिटिकली यहाँ स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप बीजेपी को दिल्ली से हटाने का जो आपका सपना है वो आप कभी पूरा नहीं कर सकते। और यहाँ आपकी पार्टी दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है, ऑलमोस्ट डेड एंड पे खड़ी हुई है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और हम मुद्दे की बात करते हैं। कमज़ोर तो एक रात में किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है और दूसरे रात में वो मजबूत भी हो जाती है। मुद्दा हमारा ये है कि जब देश कमज़ोर था, जब देश से जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का सुन तो लीजिए सर, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पहले देश हमारा गरीब था, मोदी जी के आने के बाद देश बड़ा मजबूत हो गया है। तो जब गरीब था तो वो पेंशन देता था, अब मजबूत हो गया है तो सब पेंशन बंद कर रहे हैं। हम तो राजस्थान में 550 रुपए का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। आप बताएं उत्तर प्रदेश में नगर निगम से लेकर लोकसभा तक कब्जा है, क्या कर रहे हैं? जनता के लिए क्या कर रहे हैं? जनता के लिए क्या करेंगे? कानपुर में गरीब आदमी का घर जला देंगे, साथ में माँ बेटी को जला देंगे, किसानों की हत्या करने वाले को गृह मंत्री रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, फर्जी तरीके से हाईकोर्ट से उसकी बेल कराएंगे और जब सुप्रीम कोर्ट से वो बेल खारिज होगी। परसेप्शन बीजेपी के साथ है। आप ये जो बात कह रहे हैं वो बात से आप जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। है नहीं था, जैसे कर्नाटक में जबरदस्ती सरकार। पर अभी तो देखो आम चुनावी टाइप तो आम चुनाव तो
आम चुनाव में तो मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं, देश की जो उत्तर प्रदेश के थाना अध्यक्ष है उनको बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने चुनाव जितवाया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रोल तब होता जब निकाय चुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ता। तो आप लोग जितना भी जीत के आए पुलिस से जीत के आए। मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय ने ये स्टेट अगर कोई जीता है तो एक्सेप्ट करो। सुन तो लीजिए बात, नगर निगम चुनाव में अगर लगातार लोग बढ़ के वोट डालते, अगर 40% वोट पड़ता, 50% लोग वोट डालते, तो लगता कि हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ कार्य हो रहा है। लोगों का कम वोट डालना इस बात की दलील है कि दबाव में इन्होंने वोट डालना ही नहीं दिए। संजय जी, आप मुझे बताओ, कांग्रेस की इस क्लेम में कितना दम आप देखते हो? ब्रजेश जी, देखिए कांग्रेस के साथ एक बड़ी समस्या है, इनके पास नेशनल लेवल पे तो लीडरशिप है नहीं, और जिस भारतीय जनता पार्टी इतना डरती है कि राहुल जी को आपके बीच में तो कोई बोला नहीं, डिबेट आराम से करेंगे आसिफ भाई। देखिए सबको पर्याप्त समय, क्योंकि ब्रजेश जी बहुत शालीनता के साथ डिबेट कराते हैं, तो उस मर्यादा को निभा के रखना चाहिए। आप बोलें, ये कहने का अधिकार मुझे है, बोलें जी। तो देखिए हिमाचल में और कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं, वहां राहुल गांधी और प्रियंका के कारण से जीत नहीं मिली है, वहां लोकल लीडरशिप इनकी जो है वो चेहरा था इनके पास में। तो ये गुमान तो ये प्रमोद तिवारी, ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, संजय सिंह जी, मैं आपके नाम के आगे जी लगा रहा हूँ, आपसे निवेदन नहीं, आपको आपका भी आपको प्रणाम करते हैं आसिफ भाई। अरे आपस में आप एक दूसरे के इज्जत से पेश आए। आप बोले संजय जी, मैं आपको भी जी लगा, धन्यवाद रिजवी साहब, नहीं सर, चैनल हो गया, अगर सीधे सीधे ऐसे नाम लेके, ठीक है, सुन लीजिए, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? जो सच्चाई आप अभी ब्रजेश जी एक और अभी होगा, अभी जो दंगल असली अब शुरू होने वाला है 2024 का, क्योंकि कांग्रेस को कर्नाटक में ऑक्सीजन मिली है। अभी ये बैकफुट पे जो कर रहे थे, अभी अपोजिशन की यूनिटी की बात कर रहे थे, कभी किसी को ला रहे थे सामने, कभी किसी को लाके, अब ये हार्ड बार्गेनर बनेंगे। दिक्कत अब जो इनकी किससे बार्गेन करेंगे? ये अपने जो ये अपोजिशन का जो इनका गठबंधन बनने वाला है, उसमें अब नीतीश कुमार चेहरा नहीं बन पाएंगी पीएम का, अब राहुल गांधी जी आएंगे। अब अपोजिशन राहुल गांधी पे दाव नहीं खेलेगा। ये तो बिल्कुल। और ये आप पार्टी वाले जो वोट काट रहे हैं, इनका देखिए, अब वैभव महेश्वरी जी बैठे हैं, इन्होंने एक मुगलाता पा लिया है, ये आप पार्टी के नाम पे मिला है। देखिए कुछ स्प्लिंटर होते हैं कैंडिडेट, तो वो व्यक्तिगत आधार पे उतने वोट ले आते हैं। आप मतलब बीजेपी जीते तो पार्टी जीती है, और इनका जीते तो एक व्यक्ति जीता है। जैसे देखिए पंजाब में जो जीती, आप जीती है, आपके नाम पर जीते हैं। दिल्ली में आपके नाम पर जीते हैं। यूपी में 1-2 सीट जीत गए, आपका कोई प्रभाव नहीं है, वहां व्यक्तिगत। अरे क्या बात कर रहे हैं, आप ही के नाम राशि हैं जिनका प्रभाव रहा, जिता लाए अपनी 4-4। अरे साहब क्या कहने, हमारे नाम राशि का मनीष उनके तो सुल्तानपुर। थैंक यू मनीष सिंह जी, आप मुझे बताइए कि तो सुल्तानपुर में डंके बजते हैं हमारे नाम राशि। थैंक यू। क्या 2024 की यही तस्वीर है मनीष जी, या फिर विपक्ष बीजेपी के सामने खड़ा हो पाएगा, वोटों का ध्रुवीकरण भी रोकने में कामयाब होगा, या फिर गिव अप कर देगा? देखिए ऐसा है, बात यहां से शुरू करते हैं कि 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी अकेले, और कई ऐसे सारे स्टेट्स हैं जहां पर भाजपा लगभग 100% पर है। तो जो रिटेन करना है, जो बचाना है, वो भाजपा को है, विपक्ष को गेन करना है। यूपी नहीं, हम पूरे देश, अगर आप 24 की बात करेंगे तो हम पूरे देश की बात करेंगे। यूपी में भी मैक्सिमम पर है, 65 सीट 70 सीट मैक्सिमम सीटें होती हैं, ठीक है ना। तो भाजपा को अपने को रिटेन करना, रोक के रखना है। उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि भाजपा यहां मजबूत है। अभी आप देखिएगा जुलाई अगस्त आते आते राम मंदिर का काम तेज बढ़ रहा है। हर घर झंडा था, अब हर घर मंदिर होगा, हर डीपी मंदिर होगा। ठीक, जाहिर सी बात है वो चुनाव को प्रभावित करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जनवरी में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की बात हो रही है, और आप जानते हैं ये पूरी जो हिंदी पट्टी है, राम पट्टी है, यहां पर प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा चुनाव। लेकिन आप देखिए देश के और बहुत सारे हिस्सों में भाजपा को स्टिफ ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। संजय जी की बात से सहमत हूं, ऑपोजिशन कांग्रेस के साथ मिलकर, मतलब जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर कितना मजबूत फ्रंट बना पाते हैं, ये देखने का इंपॉर्टेंट बात होगी। पर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार आजकल क्या कर रहे हैं? शायद ही अपोजिशन में नॉन कांग्रेस कोई बड़ा लीडर्स हो अपने अपने क्षेत्र में, राज्य में, जिनसे वो मुलाकातें करके सपोर्ट न जुटा रहे हैं।
देखिए तीसरे वो भी एक फैक्टर है। हाँ बिल्कुल फैक्टर है। असल में क्या है कि और वो फैक्टर कांग्रेस को ही वीकेंड करेगा। बिल्कुल करेगा। असल में क्या, तीसरे मोर्चे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बना नहीं है, लेकिन जो मिल रहे हैं लोग आपस में, उसमें ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और संजय जी भी इधर इशारा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बनने वाले जब लोग बढ़ेंगे तो भाजपा को फायदा मिल जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकाला और आज की परिचर्चा में सम्मिलित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। स्त्री रोगों से संबंधित